दोस्तों मुझसे अक्सर दोस्त रब्ता करते हैं और कहते हैं कि हंगरी किस तरह आया जाए, यूरोप का लीगल वीज़ा, स्टडी वीज़ा किस तरह हासिल किया जाए। क्योंकि मैं स्कॉलरशिप पे आया हूँ और मेरा पाकिस्तान में कोई बैंक अकाउंट नहीं था। जो सबसे बड़ी बात लोग करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, एम्बेसी वीज़ा रिजेक्ट कर देती है, आइट्स होना चाहिए। मेरा कोई आइट्स, मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लिया था जिस इदारे से मैंने अपनी लास्ट डिग्री की थी, एफएससी की थी। वहाँ से मैंने एक सर्टिफिकेट लिया जिसमें ये लिखा गया था कि मैंने एफएससी की तालीम इंग्लिश में हासिल की है और मेरे इंग्लिश में अच्छे नंबर थे। एफएससी में 90 92 थे दोनों पार्ट्स में। तो मैंने वो सर्टिफिकेट लिया और वो सर्टिफिकेट जमा करा दिया था। तो मुझसे मेरे डिपार्टमेंट ने किसी किस्म के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम की डिमांड नहीं की। अब इसका प्रोसेस क्या है, जिस स्कॉलरशिप पे मैं आया हूँ और ये क्या कुछ कवर करती है। मैं जिस स्कॉलरशिप पे यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ वो स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप है। उसकी सिलेक्शन का तरीक़ाकार बहुत आसान है। कोई भी बंदा अगर 2-3 माह टिक के बैठ जाए, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कोई अरसा लगता है या कोई बहुत मुश्किल है। उसका तरीक़ाकार ये है कि दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक एप्लीकेशन का पोर्टल ओपन होता है। एक एचईसी का पोर्टल होता है, एक टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन का, वो इदारा जो यहाँ पे हमारी स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करता है। तो आपने दोनों पोर्टल्स पे ओपन करके प्रोग्राम्स चेक करने हैं। एचईसी ने एक लिस्ट इशू की हुई है कि ये प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड हैं एचईसी की तरफ से। अगर आप इसके अलावा किसी प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी होगी। मिसाल के तौर पे हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ जो इंजीनियरिंग की डिग्रियां करवाती हैं वो अभी तक पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से एक्रीडेटेड नहीं है। उस पे काम चल रहा है, लेकिन अगर आपने यहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री की है तो फ़िलहाल वो पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं है। तो आपने एक तो प्रोग्राम की वो लिस्ट देखनी है कि एचईसी कौन कौन से प्रोग्राम एक्सेप्ट करता है। फिर वो प्रोग्राम आपने टेम्पस की वेबसाइट पे सर्च करने हैं। आपने देखना है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी वो प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है। आपने हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पढ़नी है। कुछ की रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट होती है, मसलन किसी की ऑलरेडी ये रिक्वायरमेंट होगी कि आइट्स या टॉफल या इस तरह के एग्ज़ाम के बगैर हम एप्लीकेशन कबूल नहीं करेंगे। उस सूरत में आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियाँ थोड़ी लेनियंट हैं, वो कहती हैं कि अगर आपकी जो लास्ट डिग्री है वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी तो फिर कोई मसला नहीं है, हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बस यही करना है। एचईसी का एक चालान होता है 1000-1500 का, वो बैंक में जमा कराएं, ऑनलाइन अपना सारा डाटा एंटर करें। एचईसी की वेबसाइट पे भी अप्लाई करें, टेम्पस की वेबसाइट पे भी अप्लाई करें। उसके बाद एचईसी टेस्ट लेता है। अब अगर आप एफएससी की बेस पे आएंगे, जैसे मैं आया था, तो एफएससी के सिलेबस में से पेपर होता है। जिसने नॉन मेडिकल का दिया उसका नॉन मेडिकल से पेपर आता है, जिसने मेडिकल का दिया उसका मेडिकल से, आर्ट्स वालों का आर्ट्स से आता है। तो मैं प्री मेडिकल था तो मेरा मेडिकल से आया था। और 100 नंबर का टेस्ट होता है और मेरे 80 मार्क्स आए थे उसमें। और एफएससी में मेरे 990 थे 1100 में से। और मैंने 2017 में एफएससी की थी और मेरा एडमिशन 2021 के इनटेक में हुआ। आप देखें 4 साल का गैप बनता है। इस दौरान मैं एमए उर्दू पाकिस्तान में कर चुका था। गैप मैटर नहीं करता, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि आपका गैप। और मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने कहीं बीए या एमए किया हुआ है, कतई नहीं बताया। 4 साल का मेरा क्लियर गैप था और मैंने एचईसी का टेस्ट दिया, टेस्ट क्लियर हुआ। एचईसी एक आपसे एग्रीमेंट लेता है, उसमें कुछ शराइत होती हैं। एचईसी आपको टिकट भी वापस करता है। यानी जब मैं हंगरी आया, पहले मैंने टिकट अपने पैसों से परचेज़ की, बाद में एचईसी ने मुझे चेक भेज दिया। तो बस एचईसी आपको नॉमिनेट करता है। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है वो आपका एक फॉर्मल इंटरव्यू लेते हैं। बाज़ यूनिवर्सिटियाँ एंट्री टेस्ट भी ले लेती हैं, जैसे बीएमई या कुछ अच्छी यूनिवर्सिटियाँ। मैंने सुना है कि उन्होंने पाकिस्तान में टेस्ट कंडक्ट करवाया रिटन। लेकिन मैं जिस यूनिवर्सिटी में आया यहाँ पे उन्होंने जस्ट मेरा एक इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे स्टूडेंट लेटर मुझे भेज दिया, सॉरी एडमिशन लेटर, कि आपका एडमिशन हो गया है। तो वो लेटर, एचईसी का एग्रीमेंट और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो एम्बेसी में वीज़े के लिए ज़रूरी होते हैं, मैंने वो जमा किए और मैं चला गया एम्बेसी। मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था। मैंने अपने किसी फैमिली मेम्बर का बैंक अकाउंट नहीं लगाया। मैंने एक जानने वाले पर्सन का बैंक अकाउंट लगाया जिसमें उस वक्त जस्ट 80,000 रुपीज़ मौजूद थे। यानी ये शो करने के लिए कि मेरे पास टिकट के पैसे हैं यहाँ से जाने के, बस दैट्स इट। मैंने एम्बेसी में जमा कराया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू के लिए मैं गया तो उन्होंने वही पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, हंगरी क्यों जाना है,
कौन से प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है और फ्यूचर एम्स क्या हैं, वापस आना है, यूरोप में रहना है, आपका किसी सियासी या मजहबी जमात से ताल्लुक़ है या नहीं है, आपके फ्यूचर के एम्स क्या हैं, हंगरी के बारे में क्या जानते हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। और ज़ाहिर है इस मामले में आप ऑनेस्ट हो, मसलन आपको ये इन सवालों के जवाब के लिए किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वीज़े की एप्लीकेशन खुद ही, मैं किसी एजेंट के पास नहीं गया, मैंने वेबसाइट ओपन की, हंगरी की एम्बेसी की, वहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया जिसमें मेंशन था क्या क्या चाहिए। खुद मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल बनाई, एम्बेसी गया, खुद इंटरव्यू दिया, कोई किसी ट्रैवल एजेंट के पास नहीं गया, किसी वीज़ा एजेंट के पास नहीं गया, सारा काम खुद किया। और टू बी ऑनेस्ट इट वाज़ वेरी सिंपल। और उसके बाद मैंने टिकट कराई और मैं हंगरी आ गया। यहाँ पे मैं कोई ट्यूशन फ़ी पे नहीं करता, मेरी टोटल एजुकेशन फ्री है, यहाँ पे मेरी रेजिडेंस फ्री है। अमूमन आप हॉस्टल में किसी एक स्टूडेंट के साथ रहते हैं, लेकिन आई एम लकी कि ये मेरा 3rd सेमेस्टर है और अभी तक मुझे कोई रूममेट नहीं मिला, तो मैं स्टिल अकेला रह रहा हूँ अपनी डॉर्मिटरी में। आप चाहें तो बाहर रह सकते हैं, उस सूरत में वो आपको हंगेरियन 43,000 फॉरेंट आपको रिहाइश के लिए वो सपोर्ट करते हैं। ज़रा 43,000 में बाहर रिहाइश नहीं मिलती, इट्स एक्सपेंसिव नाउअडेज़। तो लेकिन ये है कि वो आपकी इतनी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो मंथली अलाउंस है ख़र्चे के लिए वो भी 43,700 है। उसमें गुजारा बहुत अगर मिनिमम हो के आप रहें तो किया जा सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो सकता, लेकिन थोड़े हैं। यानी मेरे हिसाब से आपके पास कम से कम 100 के फॉरेंट हो अगर आप इंजॉय भी करना चाहते हैं और टेंशन फ्री रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। जो इस प्रोग्राम में स्टूडेंट आते हैं उनके लिए 1 साल हंगेरियन लैंग्वेज सीखना कंपलसरी होता है। पढ़ना इंग्लिश में होता है, हमारी पढ़ाई, मेरा कोर्स इंग्लिश में है, मैं साइकोलॉजी कर रहा हूँ, लेकिन हंगेरियन लैंग्वेज वो कहते हैं आप ज़रूर सीखें। तो हंगेरियन लैंग्वेज वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। मैंने 1 साल सीखी है और मैं अभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता ज़्यादा लोगों के साथ, बेसिक आती है मुझे। लेकिन उसके बावजूद जॉब आप कर सकते हैं, आप यहाँ डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं। ज़ाहिर है और जॉब्स हैं, क्योंकि एक तो पार्ट टाइम है, स्टूडेंट हैं, फिर लैंग्वेज नहीं आती, तो पार्ट टाइम जॉब्स बचती हैं, और जॉब्स हैं। बहुत अच्छी जॉब नहीं है अनटिल कि आप कोई आईटी की फ़ील्ड में है या आप बिज़नेस की फ़ील्ड में है, दैन इट्स पॉसिबल कि आपको कहीं अच्छी पेड इंटर्नशिप मिल जाए। तो ये सूरत हाल है। एजुकेशन सिस्टम कैसा है उस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस व्लॉग की बड़ी ज़रूरत थी। आए दिन मुझे कोई ना कोई दोस्त मैसेज करके पूछता था और ये सारी डिटेल मैं कई लोगों को अलग अलग मैसेजेस में बता चुका हूँ। तो अब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, और जो दोस्त भी ये वीडियो मुझसे इस बारे में जानना चाहेगा मैं उसे इस वीडियो का लिंक दे दूँगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। सलामत रहें।